Hello students, once again we are in this website on the CBSE curriculum of standard 11 and we have to know how we can obtain the curriculum. Also we can see that this is the site of the CBSE. As you are seeing here, uh, you can see that I have opened the pages of CBSE website. Here you can go in curriculum and here you will find 24-25, and when you click on this 24-25 you will find senior secondary curriculum. You go and see the pages and find out what are the important pages for you, that you need to know which subject combination you have to study. Then the first thing that you have to know, the system that you have to study, because just you have passed standard 10 and now you are इन ए डायलेमा दैट विच सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी। कुछ बच्चों की क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर गोल है, उन्हें नीट में तैयारी करनी है, उन्हें मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनने हैं। किसी बच्चे की एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की तरफ बनने की फोकस है, किसी को इंजीनियर बनना है। तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू स्टडी, जो स्टडी करनी है उसकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज होगी आपकी, वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज यू मस्ट बी नोइंग योर सेल्फ। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज है जो आपको पढ़ना है। आप देख रहे हो लैंग्वेज 1 है, जिसमें आपको एक हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज पढ़ना है। अगर हिंदी इलेक्टिव पढ़िए या हिंदी कोर पढ़ेंगे, इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ेंगे या इंग्लिश कोर पढ़ेंगे। लैंग्वेज 2 में आप एक और लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, अदर लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज 1। जो लैंग्वेज 1 में ले चुके हैं वो लैंग्वेज 2 में नहीं लेंगे। जैसे लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश ले लिया है तो लैंग्वेज 2 में हिंदी लेंगे। अब तीसरा ऑप्शन जो है 3, 4, 5, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें पीसीएम और पीसीबी बच्चे ऑप्ट करते हैं। एंड यू विल आल्सो बी ऑप्टिंग फिजिक्स केमिस्ट्री। दी कंपलसरी इलेक्टिव्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको चूज करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और अगर बायोलॉजी चूज कर लेते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको लेने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा 3 ग्रेड्स होते हैं, जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और जनरल स्टडीज, इसकी ग्रेडिंग की जाती है। तो ये आपके स्कीम ऑफ स्टडीज है। और मैं चाहती हूँ एवरी स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ द सिलेबस एंड द करिकुलम as provided by the CBSE. If you are not aware about your curriculum and syllabus, then how can you study this course? So 11 and 12 एक कोर्स है, you have to complete it, और उसके अनुसार ही आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। तो अगर हम लोग चलें कि बायोलॉजी की तरफ चलें, जहाँ पे हम लोग बायोलॉजी में जा रहे हैं, कि बायोलॉजी की जो कोर्सेज है इसमें एकेडमिक इलेक्टिव्स में हम जाएंगे। यहाँ पे हमारा बायोलॉजी का कोर्स निकलेगा और ये बायोलॉजी की कोर्स आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हमने खोल के अपने पहले से रखा हुआ है बायोलॉजी की सिलेबस। और ये बायोलॉजी सिलेबस में हमने लास्ट क्लासेस में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ाया था, आज उसी की टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 7। ये चैप्टर 7 है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यू कैन सी। तो हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग पढ़ चुके थे, और टुडे वी हैव टू स्टडी, although we have to study many topics only of frog, like digestive system, circulatory system, respiratory system, nervous system and reproductive system of frog. So just we are going to start our chapter 7 now. चैप्टर 7 में हम लोगों ने जो अपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया है आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कि क्या होता है, व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी। अगर हम जानना चाहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी कहते किसको कहते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
जिसकी एक्सटर्नल फीचर्स, किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल फीचर्स को जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो दैट वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेज कि अगर फ्रॉग के बारे में हम पढ़ते हैं तो फ्रॉग के टू पार्ट्स होते हैं, वन पार्ट इज द हेड पार्ट एंड अनदर पार्ट इज द ट्रंक पार्ट। तो ट्रंक और हेड दो पार्ट हैं, और आप इसमें देख रहे हो हेड में फिर आईज के बारे में पढ़ेंगे, ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे, और नोज के बारे में पढ़ेंगे, नॉस्ट्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट टॉपिक कि अगर फ्रॉग के बॉडी टू पार्ट्स में होते हैं, हेड एंड ट्रंक, और हेड में फिर आप हम पढ़ेंगे आईज, आईज के बारे में पढ़ेंगे। तो आईज कितने होते हैं, इसके वन पेयर ऑफ आईज पाए जाते हैं, हेड के अंदर आईज वन पेयर पाए जाते हैं। आईज की खासियत क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटीज ऑफ द आईज ऑफ द फ्रॉग। तो आईज के सबसे पहले इसमें थ्री आई लीड्स होते हैं। कितने आई लीड्स होते हैं, जनरली वी हैव टू आई लीड्स, like the upper eyelids are always moving but the lower eyelids are fixed. But in frog you will find that the lower eyelids will be moving while the upper eyelid will be fixed. उनकी upper eyelid fix होती है और नीचे की eyelid move करती है। इनके अलावे except these two eyelids, the frog has third eyelid also that we had डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो। एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होते हैं। पहले निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को एक वेस्टिगियल ऑर्गेन्स भी माना जाता था, क्योंकि पहले जो ऑर्गेनिज्म होते, पहले जो ह्यूमन बींग्स होते थे, एनिमल्स होते थे, एंसेस्ट्रल स्टडीज अगर आप करेंगे तो उसमें इसको पाएंगे कि पहले निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स पाए जाते थे। तो दिस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज नाउ सीन ओनली इन द केस ऑफ फ्रॉग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। एम्फी मीन्स होता है बोथ, एम्फी, एम्फी मीन्स क्या होता है, बोथ, मीन्स कि ये दोनों लाइफ जीता है, एम्फी एंड एम्फीबियम, एम्फीबियस, एम्फीबियस अगर है तो यू कैन सी माई बैटरी इज वेरी लूज, लो, गोइंग लो, एंड आई हैव टू one minute, I have to wait. Yes, one. Yes, okay, the laptop बैटरी लो हो रही थी। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग एम्फीबियाज को पढ़ते हैं। एम्फीबियाज आर द एनिमल्स हैविंग लाइफ बोथ ऑन वाटर एंड लैंड। तो ये सारी चीजें, और एम्फीबियस की जो फर्स्ट साइड, ऊपर वाली साइड जो आप देख रहे हो ना, ग्रीन कलर की जो साइड देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल साइड, एंड जस्ट ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड द वेंट्रल साइड दैट वी हैव स्टडीड। कि डॉर्सल और वेंट्रल, इसकी दो, डॉर्सल के अपोजिट जस्ट वेंट्रल होती है, और डॉर्सल में अगर हम लोग पढ़ते हैं कि बैक साइड हो, जिधर की वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डॉर्सल साइड, उसी को डॉर्सल साइड कहा जाता है। तो अबाउट आइज वी हैव स्टडीड, एंड आइज के बाद अगर हम देखें, आइज के नीचे ईयर्स पाए जाते हैं। आइज के बाद क्या पाए जा रहे हैं, ईयर्स। तो ईयर्स जो होते हैं, ये ईयर्स इनके दिखते नहीं है क्योंकि इसमें कोई ओपनिंग्स नहीं होती है। देयर आर नो ओपनिंग्स ऑन द ईयर ऑफ इट, बट देयर इज ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है जो साउंड को रिसीव करता है, साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। ट्रंक, अगर ट्रंक की बात करें तो ट्रंक हैज टू पार्ट्स, फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब। उस दिन हम लोगों ने पढ़ाया था कि फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब में, फोर लिम्ब में अगर हम बताएंगे कि 4 डिजिट्स होते हैं, हिंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं। हिंड लिम्ब के जो डिजिट्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, जिसको वेब्ड फीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेब्ड। वेब्ड मीन्स व्हेन टोज आर यूनाइटेड टुगेदर and they help in swimming, that is called the webbed feet. So next thing that we have to study today, the anatomy, if we see, and everything we have it, suggest a revision. Male feet have webbed digits, help in swimming. They have sexual dimorphism also, and they have the presence of sound producing vocal sacs and a copulatory pad also. Very important pad है copulatory pad, जो मेल
फ्रॉग में पाया जाता है, जिसके फर्स्ट डिजिट में, फ्रॉग के फर्स्ट डिजिट, फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट, फोर लिम्ब, जो ऊपर की जो लिम्ब होती है, इसमें जो फिंगर्स होते हैं, मैंने बताया था कि इसमें फोर डिजिट्स होते हैं, तो जो फर्स्ट डिजिट है इस पे ये पाए जाते हैं कॉपुलेटरी पैड। ये जब वो फीमेल और विच आर absent इन फीमेल frogs and it is essential to be present on the male frog for their reproductive systems. तो एनाटॉमी में अगर हम आते हैं, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स एकोमोडेट, मीन्स कि ये जो मेल फ्रॉग है ये फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में इस कॉपुलेटरी पैड का उपयोग करते हैं, उसको कैच करने में उसको यूज करते हैं। और कॉपुलेटरी पैड इनके फोर लिम्ब, first digit of the four limbs, or we can see first digit of four limb, where is the copulatory pad is present, first digit of the four limb of male frog, not of female frog, but it is present only in male frog. Understand its importance. It is important because the male frog has to catch the female frog for the sexual intercourse, and for that period they use that copulatory pad. Now the next topic that we are going to study, that is the anatomy. Anatomy is the internal structure. When you study the internal structure of an organism, then that is called the anatomy. The branch of biology that deals with the study of internal structure of an organism, that is called the anatomy. So if we are going to study, then we have to study the digestive system first of all. So today we are going to discuss digestive system. यूं तो पढ़ाई करनी है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम की भी पढ़ाई करनी है, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को जानना है, फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम को जानना है, फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को जानना है, नर्वस सिस्टम को, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जिसमें वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें, one will be alimentary canal, and the another will be the digestive glands. All that is also present in the human beings that you have studied in the nutrition chapter, digestive glands. तो ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दो पार्ट में इसके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला जानना क्या है कि फ्रॉग जो है एक हर्बीवोर्स है या कार्निवोर्स है। ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट फ्रॉग इज ए कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म बिकॉज फ्रॉग ऑलवेज टेक्स इंसेक्ट एज ए फूड। इंसेक्ट्स को ये खाते हैं एंड दे आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम लोगों ने इसे बात पहले भी पढ़ा है कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल हर्बीवोर्स एनिमल्स की लंबी होती है, लेकिन कार्निवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के एलिमेंट्री कैनाल के कंपैरिजन में कार्निवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल काफी छोटे होते हैं। इसका कारण ये है कि हर्बीवोर्स जो फूड खाते हैं उस फूड में सेलुलोज की लेयर्स होते हैं, उस सेलुलोज को डाइजेशन में टाइम लगता है और दैट नीड्स द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू बी मोर इलोंगेटेड in comparison to that of the alimentary canal of carnivorous animals। तो हम शॉर्ट में यही जानना चाहेंगे कि कार्निवोर्स, हम बताना चाह रहे हैं कि कार्निवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही छोटी होती है, शॉर्ट होती है, रिड्यूस्ड होती है। शो द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, दे आर कार्निवोर्स, hence the length of intestine is reduced। And another topic that we are going to study, how they take the insect in their बॉडी इनसाइड।
तो सबसे पहले हम उसके देखेंगे टंग कहाँ पे है। उसकी टंग से जो इंसेक्ट निकलेंगे, टंग का काम है इंसेक्ट को कैच करना। अगर इस बुक में अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो आप इसको समझ जाइए कि ये ओसोफेगस है। और ओसोफेगस में ही, ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ऑलरेडी यू आर नोइंग, यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 10 आल्सो इन लाइफ प्रोसेस चैप्टर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, यू हैव स्टडीड। तो बहुत सारे ऑर्गेन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, वही जो आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखा है। तो यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं ये ओसोफेगस है, फूड पाइप है। और जो माउथ होती है फ्रॉग की, बकल कैविटी, इसकी जो टंग होती है वो काफी इलोंगेटेड होती है और फोल्डेड होती है। तो अगर यहाँ पर कोई इंसेक्ट्स इसे मिल जाता है, फ्रॉग के पास कोई इंसेक्ट्स मिल जाते हैं, फूड है ये इंसेक्ट, अगर इसको फूड मिल जाता है, देन द एनिमल, द फ्रॉग टेक्स इट इनसाइड with the help of the tongue. Now you can see this is the food and it is taken by the tongue. टंग के द्वारा ये अंदर की ओर किया गया। बकल कैविटी से होते हुए वो ओसोफेगस में लाया गया। ओसोफेगस से भी बाद वहां पर एक लीवर है, लीवर ऑलरेडी एक ग्लैंड है जो सेक्रीट करता है बाइल्स, बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बिकॉज वी हैव टू स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव टू स्टडी द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो डायग्राम है, ये जो फ्रॉग की डायग्राम एनाटॉमी है जो आप देख रहे हो, इसमें इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ फ्रॉग है, जिसमें हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है कि किस तरह इनका डाइजेशन, बॉडी फूड का डाइजेशन होता है। तो ओसोफेगस के बाद ये जो है स्टोमक से होते हुए, स्टोमक से, लीवर से, कुछ ग्लैंड से जूस निकलता हुआ ये ओसोफेगस के बाद ये पहुंच जाते हैं स्टोमक में। यहाँ पे स्टोमक में क्या है? ऑलरेडी यू आर नोइंग दैट स्टोमक हैज सम डाइजेस्टिव ज्यूसेज। स्टोमक में डाइजेस्टिव ज्यूसेज होते हैं, एचसीएल होते हैं। और इनके वाल पे म्यूकस जो होते हैं, दे हेल्प इन smoothing the walls of the stomach, the internal walls of the stomach. So you will find very easily कि ये किस तरह से इसको आप जान सकते हैं कि किस तरह से स्टोमक में जब फूड पहुंच चुका है तो यहाँ पे अब इस पे क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन होगा स्टोमक का। तो एचसीएल है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेज हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेज जो भी होंगे वहाँ पे इसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। डाइजेशन के बाद ये इंटेस्टाइन में जा रहा है, आप देख रहे हो, दीज आर द इंटेस्टाइन। एंड इंटेस्टाइन के बाद एक क्लोएकल एपर्चर होगा। ये क्लोएकल एपर्चर जो ओपनिंग्स है, it helps in the different functions of the frog, like it will be going the undigested food and the waste food material which will be going outside of the body of the frog through this aperture. तो ये digestive system है। Let us come on the contents that is mentioned in the book. बुक में क्या मेंशन है इसको हम अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। So what are the things? The body cavity of frogs accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive. आपको पढ़ाई करने समय बहुत ही फोकस्ड पढ़ाई करनी है and don't be distracted by keeping the mobile with you. मोबाइल आप लैपटॉप पे पढ़ें या फिर आप अगर कंप्यूटर के बड़े स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू कंसंट्रेट अपॉन द फैक्ट। The digestive system consists of alimentary canal and digestive glands. The digestive system of frog has two parts. One will be alimentary canal and another will be digestive gland. Alimentary canal is short, we have already studied. Mouth जो है वो बकल कैविटी में ओपन होता है। माउथ की जो अपनी कैविटी है इसी को बकल कैविटी कहते हैं। एंड दैट ओपन्स इनटू स्टोमक, दैट लीड्स टू ओसोफेगस, वो ओसोफेगस में जाता है। फेरिंग्स से होते हुए, फेरिंग्स से गुजरते हुए ओसोफेगस में पहुंच जाता है। जो ओसोफेगस में एक शॉर्ट ट्यूब है और वो स्टोमक में। तो फूड जो है सबसे पहले
फैरिंग से होते हुए ओसोफेगस में, ओसोफेगस से होते हुए स्टोमक में, और स्टोमक के बाद ये कहाँ पहुंचता है, इंटेस्टाइन में, और उसके बाद ये जो है फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोएका। क्लोएका एक बहुत इंपॉर्टेंट अपर्चर है which helps in the digestion. लिवर सेक्रीट्स बाइल, लिवर में बाइल सेक्रीट होते हैं और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, ये ह्यूमन बॉडी के न्यूट्रिशन में भी आपने पढ़ा है। पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं, एंड दे हेल्प इन द कंटेनिंग इन सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फूड जो है एक टंग के द्वारा, जो टंग बाइलोब टंग्ड है, बाइलोब्ड, बाइलोब टंग ये है कि जो फ्रॉग की जो टंग होती है वो मुड़ी हुई होती है। एंटेरियर और पोस्टेरियर दो टंग के दो पार्ट होते हैं, ये पोस्टेरियर एंटेरियर। लेकिन यहाँ अगर अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो पोस्टेरियर फिक्स्ड होता है, एंटेरियर आगे की ओर निकलता है। बट इन फ्रॉग, इन द केस ऑफ फ्रॉग, इट इज फोल्डेड, it is folded. The posterior part comes out. The posterior part comes out and the anterior part remains fixed. The posterior part is the folded, in folded condition. When it sees the insect, then it comes outside and takes the food inside the mouth. So digestion of food takes place by the action of HCl and gastric juices, which has been secreted from the stomach. You can see the food has been partially digested in the stomach, and that partially digested food is called chyme. Chyme, chyme. Okay, which is passed from stomach to the first part of small intestine. तो small intestine के दो तीन parts आपने पढ़े हैं। एक पढ़ा है फर्स्ट पार्ट को हम लोग डुओडेनम कहते हैं, डुओडेनम, you understand it, duodenum. The first part of the intestine is called duodenum. The duodenum receives bile from gallbladder, और वो डुओडेनम गॉल ब्लैडर से बाइल ले लेता है, पैनक्रियाटिक जूस ले लेते हैं पैनक्रियाज से, और थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट। बाइल क्या काम क्या है, तो उसमें जो फैट्स होंगे जो फूड में, उसका इमल्सिफिकेशन करेंगे। पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो फूड में जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, तो वो किसी एक जूस के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ बाइल जूस की, तो बाइल जूस हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, but the pancreatic juice helps in the digestion of carbohydrate and proteins. So let us study the book very minutely. अगर बुक आप minutely पढ़ लेते हैं तो it will be very useful for you. ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और आपको बुक से जितनी पढ़ाई करने में इच्छा पढ़ लेंगे उतना ही आपकी नॉलेज सॉलिड होगी और कंसंट्रेशन आपका काफी अच्छा होगा। यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ एमसीक्यू, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हो। सो डोंट बी एफ्रेड कि डायरेक्ट हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और उसके आंसर्स को लर्न करने लगे, इससे हमारा बहुत अच्छा एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्स्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यू। फर्स्ट devote your time in understanding the contents of the chapter. contents of chapter को डिस्कस करना है, उसको समझना है। उसको अगर समझ जाइएगा तो आपकी पढ़ाई सॉलिड हो जाएगी और आप एकदम कैपेबल होंगे किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो फाइनल डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव फूड जो होते हैं, आप जैसे पढ़े हैं भीली और माइक्रोवीली भी पढ़े हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जब आप क्लास 10 में पढ़ रहे थे तभी आप लोगों को ये सब चैप्टर्स, ये टॉपिक्स पढ़ाई गई है, भीली और माइक्रोवीली। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द inner wall of the intestine, they are called villi, and they help in spreading the in increase to increase the surface area. तो वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, डाइजेस्टिंग फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है इनके द्वारा, भीली और माइक्रोभीली के द्वारा। जो डाइजेस्टिव फूड है, जो स्टोमक में डाइजेशन हुआ है, पार्शियल डाइजेशन हो चुका है, फिर फाइनल डाइजेशन हो चुका है, इंटेस्टाइन के बाद इंटेस्टाइन में जो इनर वॉल्स हैं वो जो भीली हैं, भीली इनर वॉल्स पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भीली हैं, उसके द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट
जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू रेक्टम, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो रेक्टम में चले जाते हैं और पासेज आउट थ्रू द क्लोएका। क्लोएका एपर्चर, एपर्चर मीन्स पोर होता है, छिद्र होती है। तो क्लोएका एक एपर्चर है जिससे कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इजेशन की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इजेशन इन फ्रॉग इज डन बाय क्लोएका। सो अंडरस्टैंड फ्रॉक्स की रेस्पिरेशन की बात अगर करें, अब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया है और ये पैसेज हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ ले जा रहा है, जहां हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रॉग में रेस्पिरेशन का क्या सिस्टम है। तो फ्रॉग्स जो होते हैं, एज यू नो दैट दे आर एम्फीबियंस, दे हैव टू लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ऑल्सो। तो व्हेन दे लिव ऑन लैंड they have different respiratory organs, but when they are in water they use different respiratory organs. Then what are the respiratory organs they are using in water and in land and on land? तो on land जब होते हैं, in water skin acts as an aquatic respiratory organ. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ऐसे रेस्पिरेशन को जब रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, तो उसे हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं, जिससे फिश कैसा ऑक्सीजन यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए, तो वो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं, क्योंकि फिश आर फाउंड इन वाटर, सो दे यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन। एंड द फ्रॉग ऑल्सो यूजेस डिजॉल्व ऑक्सीजन व्हेन they are living in water. And it is water is exchanged through the skin by diffusion on land. But जमीन पर जब रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी है, तो क्या होता है, द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, इनके तीन तीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वर्किंग में हो जाते हैं। लंग्स भी है पाया जाता है, स्किन भी हेल्प करते हैं और बकल कैविटी भी हेल्प करते हैं। दे ऑल वर्क एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ऐसे रेस्पिरेशन को जो फ्रॉग में लंग्स के द्वारा होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। पल्मोनरी रिसेप्शन, सॉरी, पल्मोनरी respiration. This is pulmonary respiration. The respiration occurring inside the frog when they are on the land and they are respiring, they are breathing through the lungs. Such a respiration is called pulmonary respiration. तो रेस्पिरेशन जो है ये टू टाइप्स के हो गए इसमें, किसमें, फ्रॉग में। वन इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन and another is pulmonary respiration. So understand it. Lungs are a pair of elongated pink colored sac like structure present in the upper part of trunk region. Air enters through the nostrils. Nostrils उनकी eyes के पास ही, जहाँ पे eyes होते हैं, eyes अभी frog की जो डायग्राम्स होते हैं उसमें आप देख सकते थे, eyes के ऊपर जस्ट ऊपर पे उनके nostrils भी होते हैं। तो nostrils help in taking the air inside the body. और एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दो टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखिएगा। एस्टिवेशन समर स्लीप को कहते हैं, जबकि हाइबरनेशन विंटर स्लीप को कहते हैं। जब बहुत ठंड होती है तो भी फ्रॉग जमीन पे नहीं पाए जाते हैं, तो वो विंटर स्लीप में जाते हैं। इस विंटर स्लीप का टर्मिनोलॉजी है हाइबरनेशन, और समर स्लीप का नाम है एस्टिवेशन। याद रखेंगे, इसकी नोट्स खुद से बनाइए। नोट्स डोंट डिपेंड कि कोई टीचर्स आपको प्रिपेयर्ड नोट्स दे दे। इट विल बी बेटर इफ यू राइट इट योरसेल्फ। आप खुद से बुक पढ़िए। यस, बुक को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर चाहिए, लेकिन नोट्स बनाने के लिए टीचर की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ जाओगे यू विल प्रिपेयर योर नोट्स योरसेल्फ एंड यू कैन बेटर प्रिपेयर द नोट्स। आप अच्छा नोट्स बनाएंगे। यू ऑल हैव ए गुड क्वालिटीज। तो स्टूडेंट्स को सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करना है। और यू कैन सी द डायग्राम, ये डायग्राम बना लेना है आपको। तो फ्रॉग की चैप्टर्स आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया है, और इधर हम लोगों ने देखा गॉल ब्लैडर, लीवर, ये सारी चीज पढ़ लिए हैं। और हम लोग एक इसका अब एक्सक्रेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे वी शैल स्टडी अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, अबाउट द हार्ट। ये देख लो, ये सब जा रहा है हार्ट की पढ़ाई के लिए, यानी कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम लोगों को
मिलेगा excretory system. This passage will discuss about the excretory system of the frog, and which we shall discuss in our next class. We can understand that circulatory system and excretory system and reproductive system of frog. तो फिर सेंस ऑर्गेन्स और बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स हैं, फ्रॉग की लंबी चैप्टर्स है, and then it will be completed. I think one or two more videos will be prepared on this topic, then the chapter will be completed. So let us wait for, you should wait for your next video. Till then, if you like it, you can like, share and subscribe the channel, so that maximum comments you can send me that what are the more points that should be discussed to make this chapter more clear to all the students. Okay, and you find it very easy to interact with me through the different comment section of my YouTube channel. And till then, you wait for the next video. Okay, bye. Thank you. Thank you.